मैं पंकज कुमार गुप्ता पीसीएस फोरम पर आपका स्वागत करता हूं। बीपीएससी मेंस वैकल्पिक विषय एलएसडब्ल्यू के इस श्रृंखला में हम लोग द फैक्ट्री एक्ट 1948 का भाग 2 लेके आए हैं। भाग 1 में जो है हम लोगों ने जो है सामान्यतः जो कारखाना अर्थात फैक्ट्री क्या होता है, कितने टाइप का होता है तथा उसके सब टाइप कौन कौन से हैं उसको देखने का काम किए थे। साथ साथ जो है जो फैक्ट्री एक्ट जो 1948 आया उसका एक ब्रीफ जर्नी क्या था जिसको हमने देखने का काम जो है पार्ट 1 में किए थे। इस भाग में जो है हम मुख्य रूप से जो है द फैक्ट्री एक्ट 1948 के बारे में जो है एक विस्तृत अध्ययन करेंगे। चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं फैक्ट्री एक्ट 1948। सबसे पहले जो है यह जो कानून है उसका कुछ हम इंट्रोडक्शन देखते हैं, ठीक है। तो जो हमारा फैक्ट्री एक्ट 1948 है, ठीक है ना, ये 1/4/1949 को क्या हुआ, लागू हुआ था, ठीक है। और संविधान के अनुसूची 3 के तहत जो है इसको जो है रखा गया। उसके बाद जो है यह कानून जो है केंद्र सरकार द्वारा पारित किया गया है तथा पूरे देश में इसको जो है लागू करने का जो है प्रावधान किया गया है। केंद्र द्वारा पारित है परंतु लागू करने की जिम्मेवारी जो है इसको राज्य सरकार को सेक्शन 4 के तहत दिया गया है। इस कानून के माध्यम से जो है श्रमिकों को संरक्षित और उसकी कार्य की दशा को जो है सही करने का जो है प्रयास किया गया है। इसी कारण से जो है भारत का जो है संरक्षण इसे कहा जाता है, मतलब भारत का इसको संरक्षण के तौर पर जो है जाना जाता है। इस कानून की जो है अगर हम अनुसूचियों की बात करें तो हम पाते हैं कि इसमें जो है 3 अनुसूची है, अनुसूची 1, अनुसूची 2 और अनुसूची 3। अगर हम अनुसूची 1 की बात करें तो यहाँ पर ऐसे उद्योगों को रखा गया है जो खतरनाक कार्य करने वाले उद्योग है, ठीक है ना। उसके बाद जो है दूसरी अनुसूची के अंतर्गत जो है रसायन पदार्थ के प्रयोग वाले उद्योग को रखा गया है। और तीसरी अनुसूची के अंतर्गत जो है जो बीमारियों की जो कुछ अवस्थाएं होती है उसको इस सूची में जो है रखने का जो है काम किया गया है। वर्तमान में जो है यह कानून जो है 12 अध्यायों में जो है विभक्त है। अगर द फैक्ट्री एक्ट 1948 की बात करें तो हम पाते हैं कि इसमें कुल 12 अध्याय है और अध्याय 3 से अध्याय 8 तक के प्रावधानों का संबंध जो है श्रमिकों से है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि द फैक्ट्री एक्ट 1948 जो है इसमें कुल 3 अनुसूचियां हैं और 12 अध्याय है, ठीक है। और इस 12 अध्यायों में जो है अध्याय 3 से लेकर 8 तक में जो है श्रमिकों से संबंधित वर्णन किया गया है। अब समझते हैं कि इस जो एक्ट है 1948 का उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब उद्देश्य क्या है। तो इसका जो सबसे पहला उद्देश्य है टू सिक्योर, मतलब सुरक्षा प्रदान करना। किस चीज़ से भाई सुरक्षा प्रदान करना, तो हेल्थ से, सेफ्टी से, वेलफेयर से। सेफ्टी का मतलब होता है सुरक्षा, हेल्थ का मतलब होता है स्वास्थ्य, वेलफेयर का मतलब होता है कल्याणकारी। प्रॉपर वर्किंग आवर, जो कार्य का घंटा होता है उससे जो है उसको सुरक्षा मिले। अदर बेनिफिट टू वर्कर, और जो वर्कर जो श्रमिक है उसको जो है अदर प्रकार के जो है बेनिफिट देना, ठीक है। दूसरा जो इसका मुख्य उद्देश्य है वो वर्कर के सेफ्टी और एक्सीडेंट से जो है प्रिजर्वेशन हेतु जो है प्रिस्क्रिप्शन उपलब्ध करवाना। कि अगर कोई श्रमिक है, कोई कारखाना में काम कर रहा है और उसको किसी प्रकार का एक्सीडेंट हो जाता है तो एक्सीडेंट होने की अवस्था में जो है उसके लिए कौन कौन से प्रिकॉशन की ज़रूरत होती है और कौन कौन सी चीज़ों की उससे उपलब्धता है या नहीं है उसको सुनिश्चित करने का भी जो है ये एक्ट काम करेगी। तो इस तरह से जो है हम इस एक्ट का जो है ऑब्जेक्टिव को देखें तथा इसमें कितने पार्ट्स है, कितने अनुसूची है और कितने अध्याय है उसको हम देखने का काम किए। अब हम देखते हैं कि इसमें जो कुल हमने टोटल जो है 8 चैप्टर की बात की थी, जिसमें हमने मतलब चैप्टर 3 अध्याय 3 से लेके और अध्याय 8 तक श्रमिकों की बात किए थे। 1, 2 और 3 अध्याय को अभी तक हमने नहीं बात की है। तो हम इस 8 अध्यायों के बारे में जो है जानने का प्रयास करते हैं कि इसमें कौन कौन से चैप्टर को जो है इंक्लूड किया गया है। तो हम लोग जो है सबसे पहला देखते हैं कि इसमें जो पहला अध्याय है उसमें बेसिक डिफिनेशन रिलेटेड टू फैक्ट्री का टर्म का, मतलब फैक्ट्री से रिलेटेड जो भी टर्म होता है, ठीक है ना, उसको इसमें क्या किया गया है, एक परिभाषित करने का काम जो है अध्याय 1 के तहत
किया गया है। वहीं अगर हम अध्याय 2 की बात करें तो इसमें अप्रूवल ऑफ लाइसेंस एंड रजिस्ट्रेशंस ऑफ फैक्ट्री, अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ इंस्पेक्टर और द अदर इंस्पेक्टर्स ऑफ द फैक्ट्री। अर्थात कहने का मतलब है कि फैक्ट्री का जो है लाइसेंसिंग का जो अप्रूवल है उसको इसमें वर्णित किया गया है। साथ साथ में जो है कि रजिस्ट्रेशन, कोई भी फैक्ट्री है उसकी रजिस्ट्रेशन की क्या क्या प्रक्रिया है उसका इसमें वर्णन किया गया है। उसके बाद जो है जो उस फैक्ट्री है उसका जो है एक चीफ इंस्पेक्टर होगा, ठीक है, उसको अपॉइंटमेंट का क्या क्या तरीका होना चाहिए और फैक्ट्री के अदर जो इंस्पेक्टर्स होंगे उसको अपॉइंटमेंट करने का क्या क्या तरीका होना चाहिए, तो इसका वर्णन जो है चैप्टर 2 में किया गया है। वहीं अगर हम चैप्टर 3 की बात करें अर्थात अध्याय 3 की बात करें तो इसमें जो है स्वास्थ्य से संबंधित बातों को जो है समाहित किया गया है, ठीक है। वहीं अध्याय 4 में जो है सेफ्टी मतलब स्वच्छता, सेफ्टी मतलब स्वच्छता की जो है इसमें समाहित किया गया है। उसके बाद जो है 5वां जो अध्याय है वो वेलफेयर मतलब कल्याण, कितना कल्याणकारी है, कितना श्रमिकों के प्रति जो है कल्याण भाव रखा जाता है, ठीक है, और समाज के प्रति कैसा कल्याण भाव है, समाज के विकास में जो है उस फैक्ट्री का क्या योगदान रहा है, इस सब सारी बातों को समाहित करने का काम जो है अध्याय 5 में किया गया है। वहीं अगर हम अध्याय 6 की बात करें तो हम देखते हैं कि वर्किंग आवर्स ऑफ एडल्ट्स, कि एडल्ट है टू क्या वर्किंग आवर तय किया जाना चाहिए, उसको जो है इसमें इस अध्याय में जो है समाहित करने का काम किया गया है। अगर हम अध्याय 7 की बात करें तो यहाँ पर जो है एम्प्लॉयमेंट ऑफ यंग पर्सन्स, ठीक है, यंग पर्सन जो भी युवा व्यक्ति है उसका एम्प्लॉयमेंट कैसे किया जाए उसकी जो है वर्णन करने का काम अध्याय 7 में किया गया है। वहीं अगर हम अध्याय 8 और अंतिम अध्याय की बात करें तो इसमें जो है एनुअल लीव विथ वेजेज, वार्षिक छुट्टी विथ सवेतन के साथ, मतलब सवेतन के साथ वार्षिक छुट्टी कितनी होनी चाहिए, ठीक है ना, इस सब सारे चीज़ों का वर्णन जो है अध्याय 8 के अंतर्गत किया गया है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने जो है फैक्ट्री एक्ट 1948 के जो है प्रमुख अध्यायों को जो है एक संक्षिप्त अवलोकन किया। अब हम लोग जो है इसी अध्याय को जो है एक विस्तृत ढंग से जो है देखने का काम करेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं अध्याय 1। अध्याय 1 में चूंकि हमने कहे थे कि जो भी कारखाना से संबंधित टर्म है उसको उसमें डेफिनेशन देने का काम या उसको परिभाषित करने का काम किया गया है। इस तरह से हम पाते हैं तो फैक्ट्री जो शब्द है उसका वर्णन जो है सेक्शन 2M में किया गया है। याद रखिएगा, यही सब क्वेश्चन जो है हमारे मेंस के कॉपी लिखते वक्त जो है इसको कोटिंग करना जरूरी होता है एविडेंस के तौर पर, नहीं तो आप ऐसे ही जो है लिख देंगे कि कारखाना विनिर्माण की एक प्रक्रिया होती है तो वो उतना ऑथेंटिक नहीं माना जाएगा। जबकि आप ये लिखेंगे कि कारखाना जो है सेक्शन 2M के तहत जो है एक ऐसी विनिर्माण की प्रक्रिया है जहाँ पर वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। तो इस प्रकार से हम समझे कि फैक्ट्री जो शब्द है उसको सेक्शन 2M के तहत लिखा गया है। और फैक्ट्री जो है उसको भी बोला जाता है जहाँ पर कम से कम 10 और ज़्यादा वर्कर काम कर रहे हो और पिछले 12 मंथ से जो है काम कर रहा हो, ठीक है ना। उसके बाद जो है वहाँ पर जो है इलेक्ट्रिसिटी की जो है व्यवस्था हो, ठीक है। और वैसे संस्थान को भी फैक्ट्री के तौर पर जाना जाता है जहाँ पर 20 और उससे ज़्यादा वर्कर काम कर रहे हो, ठीक है, तथा लास्ट 12 महीना से वो प्रचलन में हो और वहाँ पर जो है इलेक्ट्रिक पावर की जो है व्यवस्था हो। तो ऐसे शब्द को जो है फैक्ट्री या कारखाना कहा गया, ठीक है। फैक्ट्री में जो है निम्न बातों को जो है इंक्लूड नहीं किया गया, जैसे माइन हो गया, मोबाइल यूनिट ऑफ आर्म्ड फोर्सेस हो गया, रेलवे हो गया, हाँ, उसके बाद जो है होटल हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, ईटिंग प्लेसेस जो भी है मतलब खाने का जो भी स्थान है, ठीक है ना, उसको जो है इस फैक्ट्री में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। जो रेस्टोरेंट्स हमारा है, जो हमारा होटल है, उस सबको फैक्ट्री में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। फिर हमारा जो आर्म का फोर्सेस है उसको भी जो है फैक्ट्री में जो है इंक्लूड नहीं किया जाएगा। जो भी मोबाइल यूनिट है उसको भी फैक्ट्री में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। तो ये सब सारी चीज़ों को जो है इसमें इंक्लूड नहीं किया गया, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि एडल्ट क्या है। एडल्ट को जो है सेक्शन 29 के तहत रखा गया है और एडल्ट उसको बोला गया है जो 18 वर्ष क्या करें पूरी कर लिया हो, उसको एडल्ट बोला जाता है, ठीक है। अब हम समझते हैं चाइल्ड बालक किसको बोला गया, तो इसका वर्णन जो है सेक्शन 2C में किया गया है
और बालक वैसे बच्चों को बोला गया है जो है 15 वर्ष का एज जो है कंप्लीट नहीं किया है, उसको बालक बोला गया है। ठीक है, अब समझते हैं कि यंग पर्सन किसको बोला गया है, मतलब युवा या अल्पवयस्क किसको बोला गया है। तो इसको वर्णित करने का काम जो है सेक्शन 2D के तहत कहा गया है। और इसमें ये बोला गया है कि युवा वो है जो चाइल्ड और एडोलसेंस है। ठीक है, तो उसके बाद जो है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, मैन्युफैक्चरिंग जो विनिर्माण की जो प्रक्रिया होती है उसको वर्णन करने का काम जो है सेक्शंस 2K के अंतर्गत किया गया है। ठीक है, इसमें जो है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कैसे बनाया जाएगा, कैसे उसको वॉश किया जाएगा, कैसे उसका क्लीनिंग किया जाएगा, कैसे उसको पंपिंग किया जाएगा, कैसे उसका बुक वेल्डिंग किया जाएगा, उसके बाद जो है कैसे उसको कोल्ड स्टोरेज में स्टोरेज किया जाएगा, फिर उसका कंस्ट्रक्शन कैसे किया जाएगा। ठीक है ना, फिशिंग, ऑयलिंग, ब्रेकिंग, डिमोलिशिंग मतलब नष्ट करना, उसके बाद डिलीवरी देना, ट्रांसपोर्टेशन कैसा होगा, उसका सेल क्या होगा, डिस्पोजल सौंपने का तरीका क्या क्या होगा। तो ये सब सारे जो मैन्युफैक्चरिंग का एक प्रोसेस होता है उसको इसमें जो है वर्णित करने का काम जो है सेक्शंस 2K के तहत किया गया है। अब हम लोग समझते हैं कि हजार्डियस जो प्रोसेस होता है, जो भी खतरनाक चीज़ें होती है उसका वर्णन जो है सेक्शंस 2G के तहत किया गया है। ठीक है ना, और इसको फर्स्ट शेड्यूल में भी जो है रखा गया है स्पेशल क्योर के तौर पर, विशेष क्योर के तौर पर। उसके बाद डे मतलब दिन जो होता है उसको सेक्शंस 2E के तहत जो है, सॉरी, हजार्डियस प्रोसेस को जो है सेक्शंस 2B के तहत रखा गया है। ठीक है, मिस्टेक हो गया इसमें, इसलिए सॉरी चाहता हूँ आप लोगों से। और जो हमारा दिन है, डे है, उसको सेक्शंस 2E के तहत रखा गया है। और इसमें ये कहा गया है कि 24 घंटा बिगिनिंग एट द मिडनाइट, मतलब मध्य रात्रि से जो है 24 घंटा की जो है शुरुआत होती है, ऐसा दिन के बारे में बोला गया है सेक्शंस 2E के द्वारा। वहीं अगर हम वीक की बात करें, सप्ताह की, तो इसका वर्णन सेक्शंस 2F के तहत कहा गया है। और इसमें 7 डेज बिगिनिंग एट मिडनाइट ऑन द सैटरडे नाइट। ठीक है, मतलब जो सैटरडे का नाइट होता है, शनिवार का जो मध्य रात्रि होता है, वहाँ से जो है सप्ताह की जो है शुरुआत होती है, जो 7 दिनों की जो है होती है। अगर हम इसमें वर्कर के बारे में जानें तो वर्कर को जो है सेक्शंस 2I के तहत रखा गया है। और वर्कर को जो है एम्प्लॉयर ही वर्कर होता है, चाहे वो रेमुनरेशंस हो या नहीं हो। मतलब जो भी एक कंपनी में जो है एम्प्लॉयर होंगे वही वहाँ के क्या कहे जाएंगे, वर्कर कहे जाएंगे। ठीक है, ड्यूटी ऑफ ऑक्यूपायर टू इंश्योर प्रोविजन। ठीक है, मतलब उसका जो भी ड्यूटी होगा वो ऑक्यूपाई करेगा अकॉर्डिंग टू प्रोविज़न, जो भी उस कारखाना का प्रोविज़न होगा उसके अकॉर्डिंग ही वो अपनी ड्यूटी को ऑक्यूपाई करेगा। ठीक है, उसको इंश्योर करने का काम करेगा। तो इस तरह से हम लोगों ने जो है अध्याय 1 को एक विस्तृत तौर पर देखा, जिसमें हम लोगों ने जो है वर्कर क्या है, बालक क्या है, युवा क्या है, एडल्ट किसको बोला जाएगा, इस सब चीज़ को जो है, कारखाना क्या है, कारखाना में कौन कौन सा चीज़ें सम्मिलित नहीं होंगे, ये सब सारे चीज़ों को जो है हम इसमें देखने का काम किए। अगला जो अध्याय है उसका संबंध हम चूँकि पहले ही बोल चुके हैं कि पावर ऑफ इंस्पेक्टर। ठीक है ना, कि इसमें जो कारखाना का जो इंस्पेक्टर्स होगा उसका क्या क्या जो है पावर होगा, उसके बारे में जो है वर्णन किया गया है। ठीक है, तो उसका मतलब एंट्री कैसे होगा, सेज एनीथिंग क्या होगा, उसका कॉपी डॉक्यूमेंट क्या होगा, एग्जामिनेशन उसको कैसे करेगा, मेजरमेंट का तरीका क्या क्या होगा, इंक्वायरी वो किस प्रकार से करेगा। ठीक है ना, और जो है वो डॉक्यूमेंट को किस तरह से है प्रोड्यूस करेगा। तो चलिए जानते हैं इंस्पेक्टर का जो अपॉइंटमेंट होता है वो एक स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो है किया जाता है। ठीक है, पावर थ्रू द स्टेट गवर्नमेंट, और इस इंस्पेक्टर को पावर भी जो है राज्य सरकार के द्वारा प्रोवाइड कराया जाता है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ही स्टेट का इंस्पेक्टर होता है, ऐसा इस कानून में बोला गया है। और इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर स्टेट पब्लिक सर्वेंट होता है। जो है आपका इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर होता है वो जो है स्टेट पब्लिक सर्वेंट जो होता है, राज्य का जो है वो लोक सेवा अधिकारी होता है। ठीक है ना, अब सवाल उठता है कि कंपनी प्रारंभ करने हेतु जो है अपना आवेदन नियोजक को राज्य सरकार को मुख्य कारखाना निरीक्षक को देने होते हैं। ठीक है ना, तो इस हेतु क्या होता है कि एक महीना यदि किसी को सूचना न दे तो कारखाना प्रारंभ करने की सूचना जो है चली जाती है। ठीक है ना,
अब समझते हैं, इस तरह से हम लोगों ने जो है अध्याय 2 को देखा कि किस किस तरह से इंस्पेक्टर होता है, क्या इंस्पेक्टर जो है इसको शक्ति कहाँ से मिलता है और उसका कार्य प्रमुख प्रमुख क्या क्या है। अब हम लोग देखते हैं चैप्टर 3। चैप्टर 3 का अर्थ जो है स्वास्थ्य क्षेत्रों से है। स्वास्थ्य क्षेत्रों को जो है इस अध्याय में जो है सम्मिलित करने का प्रयास किया गया है। तो चलिए देखते हैं कि क्या है इसमें। क्योंकि सभी कारखानों को जो है प्रतिदिन सफाई करनी होती है, ठीक है ना, सेक्शन 1 के तहत। उसके बाद जो है फ्लोर को फिनाइल से सप्ताह में 1 बार साफ करना होगा, ठीक है, स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए। उसके बाद वॉल और जो सीलिंग है उसको जो है रीपेंटिंग करानी होगी प्रत्येक 5 वर्ष पर। जो प्रत्येक 5 वर्ष बीत जाने के बाद जो भी कमरे का वॉल होगा और सीलिंग होगा उसको भी रीपेंटिंग कराने की ज़रूरत होती है ताकि साफ़ सफाई बना रहे। उसके बाद 14.2 क्यूबिक मीटर का स्पेस प्रत्येक वर्कर के लिए उपलब्ध होना चाहिए, कंपनी को करवाना पड़ेगा। मतलब एक वर्कर जो है 14.2 क्यूबिक मीटर के स्पेस में रहेगा, उसके बाद ही कोई दूसरा रहेगा। तो कहीं ना कहीं अभी ये चीज़ जो है कोविड के दौरान में जो है ये 2 मीटर की दूरी को बनाए रखने का जो है प्रावधान कहीं ना कहीं ये स्वतंत्रता के समय ही हो गया था, ठीक है ना। अब उसके बाद है कि 250 और इससे ज़्यादा वर्कर होने की स्थिति में गर्मी के समय जो है कोल्ड स्टोरेज, कोल्ड वाटर की जो है व्यवस्था करनी होगी। मतलब जहाँ पर जो है जिस भी कारखाना में 250 से अधिक नियोक्ता काम कर रहे हैं वहाँ पर जो है कोल्ड वाटर की व्यवस्था करनी चाहिए। और जहाँ ड्रिंकिंग वाटर की सुविधा है तो वहाँ वर्कर के भाषा में जो है लिखी होनी चाहिए सेक्शन 8 के तहत कि कहाँ पे जो है ड्रिंकिंग वाटर लगाए हैं, उसके जगह पर आप एक ड्रिंकिंग वाटर लिख लीजिए, ठीक है। यही कारण है कि अभी जहाँ भी हम मेट्रो स्टेशन पे जाएं या फिर किसी कारखाने में जाएं या फिर प्लेटफॉर्म पे जाएं तो वहाँ पर प्रॉपर लिखा हुआ है कि ड्रिंकिंग वाटर, और उसके नीचे जो है नल लगी हुई होती है। कारखाने में जो है दरवाजे, खिड़कियाँ, रोशनदान की व्यवस्था होनी चाहिए। मतलब कारखाना जो होना चाहिए उसमें जितने भी दरवाजे और खिड़कियाँ होनी चाहिए वो ओपन होना चाहिए, खुला प्रकार का होना चाहिए, ठीक है, ताकि उसमें प्रॉपर रूप से जो है रोशनी आ सके, ठीक है। उसके बाद है डस्ट एंड फ्यूम हेतु जो है चिमनी की व्यवस्था होनी चाहिए सेक्शन 4 के तहत। सेक्शन 4, इस अध्याय के सेक्शन 4 में जो है ये कहा गया है कि जो भी डस्ट, चूँकि इंडस्ट्री है तो डस्ट और फ्यूम मतलब धुआं, धूल और धुआं तो निकलना ही है, तो उसको वो अनियंत्रित होकर न निकले, उसको एक चिमनी के माध्यम से बाहर निकालने का काम किया जाए, ठीक है। कारखानों में जो है ओवर क्राउडिंग, अति भीड़ न हो, इसका वर्णन सेक्शन 16 में किया गया है। कारखानों के अंतर्गत जो है आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन की व्यवस्था हो, आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन की व्यवस्था हो, इसका वर्णन सेक्शन 15 में किया गया है। आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन का मतलब होता है कि बनावटी रूप से जो है कारखानों के अंतर्गत जो है मानव रहने योग्य ऐसी व्यवस्था करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो है सेक्शंस 19 के तहत जो है टॉयलेट का प्रावधान करना चाहिए। मतलब प्रत्येक जो कारखाना होगा उसमें एक टॉयलेट की व्यवस्था भी हो, ठीक है। लाइटनिंग हो प्रत्येक कमरे, कार्य के स्थान पर, बरामदे पर, आंगन में, उसके बाद रास्ते व सीढ़ी पर जो है क्या होना चाहिए, लाइटनिंग की व्यवस्था होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो है स्पोटर मतलब थूकदान की भी व्यवस्था होनी चाहिए सेक्शंस 20 के तहत। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि जो अध्याय हमारा 3 था उसको सेक्शंस टोटल सेक्शंस जो है 20 सेक्शंस में विभाजित किया गया और प्रत्येक सेक्शन में एक अलग बात कही गई थी। अब हम लोग देखते हैं कि अध्याय 4 का संबंध सुरक्षा से है, मतलब सेफ्टी से है, ठीक है ना। तो चूँकि महिला और युवा बच्चों को जो है मशीन साफ करने का जो है परमिशन नहीं दिया जाना चाहिए तथा जब मशीन चल रही हो सेक्शंस 22 के तहत। सेक्शंस 22 में ये कहा गया है कि जब मशीन चल रहा हो तो युवा और बच्चों को या महिलाओं को जो है क्या करना चाहिए, मशीन साफ करने का ऑर्डर नहीं देना चाहिए। स्ट्रिंगिंग गियर इन एवरी रूम सेक्शंस जो है 24 के तहत कहा गया है स्ट्रिंगिंग गियर इन एवरी रूम। स्ट्रिंगिंग गियर का मतलब होता है इलेक्ट्रिक करंट को ऑफ करने पर, सर्किट करंट लगने पर जो है बचाया जा सके। मान लेते हैं कि स्ट्रिंगिंग गियर का कहने का मतलब ये हुआ कि जो भी मशीन जो होता है वो इलेक्ट्रिक से चलता है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक का करंट ज़्यादा होने से उसमें एक ऐसा सर्किट की व्यवस्था हो ताकि वो मशीन अपने आप शट डाउन या बंद हो जाए, ठीक है। महिला वो बच्चों को कॉटन ऑपरेटर, ठीक है ना, के पास कार्य नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये सेक्शंस
27 के तहत कहा गया है। ठीक है, लिफ्ट का जो है एग्जामिनेशन साल में जो है 2 बार करना चाहिए। ठीक है ना, जो भी कंपनी में जो लिफ्ट लगा हुआ है उसका जो है साल में 2 बार क्या करना चाहिए, एग्जामिनेशन करना चाहिए। लिफ्टिंग मशीन चाइनीज रूप्स एंड एग्जामिनेशन 12 मंथ सेक्शन 29 के तहत कहा गया है कि प्रत्येक 12 महीना पे जो है लिफ्टिंग मशीन का, उसके बाद जो है उसके चेन का, उसके रूप का जो है क्या करना चाहिए, एग्जामिन करना चाहिए। बिना सेफ्टी डिवाइस के 24 वोल्ट का लाइट यूज नहीं करना चाहिए। ठीक है, मतलब जो भी 24 वोल्ट के डिवाइस का आप अगर कंपनी में जो है यूज कर रहे हैं तो बिना सेफ्टी को जो है उसका यूज आप नहीं कर सकते हैं। 1000 और मोर वर्कर होने पर जो है एक सेफ्टी ऑफिसर होना चाहिए। सेक्शन 40 बी के तहत ये कहा गया कि अगर किसी भी कंपनी में जो है 1000 और उससे ज़्यादा वर्कर है तो प्रत्येक 1000 पर जो है एक सेफ्टी ऑफिसर का जो है नियुक्त करना चाहिए। आग की स्थिति में जो है फायर अलार्म, सेफ पैसेज और फायर एग्जिटिगेशन की व्यवस्था होनी चाहिए सेक्शंस 38 के तहत। ठीक है, उसके बाद जो है किसी भी श्रमिक को जो है बहुत अधिक भार मतलब एक्सेसिव वेट जो है उठाने की अनुमति जो है नहीं देना चाहिए सेक्शन 34 के तहत। उसके बाद जो है हम देखते हैं कि 150 वर्कर की स्थिति में जहाँ पर 150 वर्कर है वहाँ उस स्थिति में एक फर्स्ट एड बॉक्स की व्यवस्था होनी चाहिए सेक्शन 45 के तहत। फर्स्ट एड बॉक्स में जो है प्राथमिक उपचार से संबंधित सामग्री होता है। ठीक है, इसके हाथ से जो है लेने का सामान होता है जिसके पास जो है फर्स्ट एड ट्रीटमेंट का जो है सर्टिफिकेट हो। ठीक है, उसी हाथ में उसको देना चाहिए। ठीक है, 500 और मोर वर्कर होने पर, 500 और उससे ज़्यादा वर्कर होने पर जो है एम्बुलेंस की व्यवस्था होनी चाहिए। 250 और उससे ज़्यादा वर्कर होने पर कैंटीन की फैसिलिटीज़ भी होनी चाहिए। तो इसका वर्णन जो है सेक्शन 46 में किया गया है। 150 और मोर वर्कर होने पर रेस्ट रूम और लॉन्च रूम की भी व्यवस्था होनी चाहिए। इसका वर्णन जो है सेक्शन 47 में किया गया है। 30 वोमेन की स्थिति में स्किल रूम और क्रैच मतलब बच्चों को संभालने हेतु एक अलग से होना चाहिए। इसका वर्णन भी जो है सेक्शन 47 में किया गया है। ठीक है, उसके बाद जो है सेक्शन 49 के तहत ये कहा गया है कि 500 और उससे ज़्यादा वर्कर की स्थिति में जो है एक वेलफेयर कल्याणकारी ऑफिसर की भी नियुक्ति होनी चाहिए। वॉशिंग नहाने की फैसिलिटी भी सेक्शन 42 के तहत जो है होनी चाहिए। तो इस प्रकार से जो है हमने इस अध्याय को देखने का काम किया। अब हम देखते हैं कि जो हमारा अध्याय 6 है जिसमें वर्किंग आवर ऑफ एडल्ट मतलब युवा हेतु जो है या एडल्ट एक वयस्क हेतु जो है क्या वर्किंग आवर या कार्य का क्या घंटा होना चाहिए इसका वर्णन किया गया है। तो इसमें जो है हम लोग पाते हैं कि जो एडल्ट है उसके लिए 48 घंटा प्रत्येक एक वीक में, एक सप्ताह में उसको 48 घंटा ही काम करना है। और एक होल्डिंग फर्स्ट डे ऑफ दैट इज़ सैटरडे मतलब सैटरडे को एक दिन की उसको छुट्टी दी जाएगी। कोई भी वर्कर जो है 9 आवर से ज़्यादा काम नहीं कर सकता है। यदि वह करता है तो उसे डबल कॉस्ट ही देना पड़ेगा। साथ ही प्रत्येक 5 आवर पर आधा घंटा हेतु जो है छुट्टी दिया जाएगा उस वर्कर को। ठीक है, अगर हम वोमेन की बात इस अध्याय के तहत करें तो हम पाते हैं कि 6 AM to 7 AM ही कार्य कर सकती है, अर्थात रात्रि के समय में वो महिलाएं जो है कार्य इस एक्ट के तहत नहीं कर सकती है। रिलैक्सेशंस अप टू 5 AM to 10 PM। ओके, देने का कार्य जो है स्टेट गवर्नमेंट करेगी। कार्य के घंटे में कुछ ही चेंज होता है तो वो वीकली हॉलीडे के बाद ही हो पाएगी। अगर इसमें हम बच्चों की बात करें तो बच्चों हेतु कार्य जो है 4.5 आवर का एक दिन में ही है और वो भी जो है सुबह से लेकर शाम तक ही जो है कार्य कर सकता है। तो इस प्रकार से जो है हम लोगों ने अध्याय 6 को देखने का काम किया। अब हम लोग देखते हैं अध्याय 7। अध्याय 7 में जो है एम्प्लॉयमेंट ऑफ यंग चिल्ड्रेन के बारे में जो है कहा गया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि यंग चिल्ड्रेन को कार्य पर जो है नहीं रखा जाएगा, ऐसा इस अध्याय में जो है कहा गया है। यंग पर्सन को कारखाना में तब तक कार्य पर नहीं रखा जा सकता है जब तक कि वो फिटनेस सर्टिफिकेट न ले आओ।
ठीक है। फिटनेस सर्टिफिकेट का मतलब होता है सर्टिफिकेशन बाय सर्जन। सर्जन के द्वारा आपको क्या करना पड़ेगा, सर्टिफिकेट लाना जाएगा, जिसकी वैलिडिटी जो है केवल और केवल क्या होगी, 12 महीना की होगी। ठीक है। और सेटिस्फैक्शन हेतु यंग पर्सन को 15 ईयर का फिजिकल फिटनेस और चाइल्ड हेतु 14 ईयर का फिजिकल फिटनेस चाहिए। ठीक है। उसके बाद जो है फी कैन नॉट बी टेकन फ्रॉम हिम। फी जो है उसके द्वारा जो है ये चेक करने के लिए नहीं लिया जाएगा। नियम बनाने का अधिकार जो है राज्य सरकार को है। ठीक है ना। इससे संबंधित जो भी नियम है वो राज्य सरकार जो है इसे बना सकती है। उसके बाद जो है अगला जो हमारा अध्याय हो एनुअल लीव विथ वेजेज, मतलब वार्षिक छुट्टी जो है स्ववेतन के साथ, इसका वर्णन जो है अध्याय 8 में किया गया है। मतलब कोई भी श्रमिक यदि किसी कारखाना में 240 और उससे ज़्यादा दिन कार्य करता है तो वो स्ववेतन अवकाश के लिए भागीदार होगा। अर्थात कोई भी श्रमिक है और एक साल में चूँकि 360 दिन होता है, अगर उन्होंने 240 दिन काम कर चुका है और उसके बाद वो छुट्टी लेता है तो उस छुट्टी लेने वाले दिन का वेतन भी जो है कंपनी के द्वारा उसको दिया जाएगा। ठीक है। अगला जो कहा गया है कि जो भी एडल्ट होगा, ठीक है ना, वो 20 दिन जो है पर एक अवकाश वो ले सकता है, और जो नॉन एडल्ट है, जो वयस्क नहीं है, वो 15 दिन पर एक अवकाश जो है ले सकता है। अवकाश के दौरान जो है पूर्ण मजदूरी जो है देने का जो है प्रावधान है। मतलब अगर एक एडल्ट 20 दिन के बाद एक ठो जो है छुट्टी लेता है तो उसको उस दिन का भी, जिस दिन वो छुट्टी लेता है, छुट्टी पर जाता है, तो उसका भी उसको वेतन दिया जाएगा। ठीक है। अवकाश के दौरान पूर्ण मजदूरी दी जाएगी, ये तो भी देखे किए हैं। उसके बाद जो है अलोपैथी सेवाओं हेतु छुट्टी के लिए 15 दिन पूर्व आवेदन देनी होगी। ठीक है ना। मान लीजिए कि कोई ऐसा आप सेवा दे रहे हैं जो अलाभकर है या मतलब उस कारखाने के दृष्टिकोण से इतना महत्वपूर्ण नहीं है, तो आप उसकी छुट्टी के लिए आप 15 दिन पूर्व जो है आवेदन दे सकते हैं। इस दौरान भी आपको मजदूरी मिलेगा, परंतु उसका जो है कोटा पूरा आपको करना पड़ेगा। ठीक है। तो इस प्रकार से जो है हम लोगों ने जो है 8 अध्याय को देखा। अब 9वें अध्याय में जो ऑफेंसेस एज पेनल्टी, मतलब पेनल्टी इसमें जो है की बात की गई है, और कुछ इसमें क्या पेनल्टी की बात की गई है कि ऑक्यूपायर को 2 ईयर के लिए और वर्कर को 3 महीना के लिए। ठीक है ना। अगर कोई गलती करने पर जो है उसको सज़ा का प्रावधान जो है, जो ऑक्यूपायर है उसको 2 साल और 1 लाख रुपये, और जो वर्कर है श्रमिक उसको 3 महीना का जो है पेनल्टी देना होगा। तो इस प्रकार से जो है हम लोगों जो कारखाना अधिनियम 1948 को एक विस्तृत ढंग से जो है देखने का प्रयास किया। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें, और साथ साथ में जो है जो पिछले जो इसकी कड़ी है उसको भी देखने का काम करें, ताकि आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग बढ़ने के साथ साथ जो है हर एक टॉपिक के बीच जो है कोरिलेट करने की क्षमता विकसित हो जाएगी, ताकि आपका उत्तर अभिलेखन में जो है एक निखार आएगा।